हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको बोला था कि मैं 3 दिन के अंदर एक लेक्चर अपलोड करूंगा और ये 3 दिन के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा हो गया है। केवीएस का 2022 का पीजीटी बायोलॉजी का ये पेपर है और मैंने इसमें सोचा है कि तीन एटलीस्ट कम से कम 3 लेक्चर हम इसमें ऐड करेंगे और 3 लेक्चर में इसे फिनिश कर देंगे। 100 क्वेश्चंस को 33 करके हम इसको सॉल्व करेंगे, डिटेल में सॉल्व करेंगे और बेहतरीन सोल्यूशन देंगे। कोशिश करेंगे कि आप बेस्ट आपको समझ में आए और आप बेस्ट करें ताकि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। और अभी तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ समय बाद मैं लेक्चर सीरीज़ भी लेके आऊँगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें भी डिस्कस करूँगा, कुछ एनसीईआरटी से और कुछ रेफरेंस बुक से। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको लगता है कि लेक्चर बहुत मेहनत से बनाया जाएगा तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। ज़रूरतमंद जिसको ज़रूरत है उसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। तो केवीएस 2022 का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि रीजन असर्शन केयरफुली करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहले तो असर्शन में क्या दे रहा है, मल्टी सेल्यूलर एपिडर्मल हेयर आर प्रेजेंट इन प्राइमरी रूट। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रूट होती है, रूट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, रूट में जो रूट हेयर्स होते हैं दे आर द यूनिसेल्यूलर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो रूट हेयर्स होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं। ठीक है, रूट हेयर आर यूनिसेल्यूलर। तो पहली चीज, पहला स्टेटमेंट तो यही रॉन्ग हो गया कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं रूट हेयर। प्राइमरी रूट से जो रूट हेयर निकलते हैं वो मल्टी सेल्यूलर है, वो यूनिसेल्यूलर होते हैं। क्लियर। अब रीजन क्या कह रहा है, द रूट हेयर हेल्प इन वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्प्शन। बिल्कुल करेक्ट बात है। मतलब कि जो रूट अगर हम यहाँ पे बनाएं तो रूट में सबसे पहला जोन जो होता है वो होता है रूट कैप, उसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक उसके ऊपर इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन जोन, और उसके ऊपर होता है मैचुरेशन जोन। तो इन जोन्स में मैचुरेशन जोन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, ये रूट हेयर्स होते हैं, यानी कि यहीं पे ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, और प्लस क्या करते हैं, वाटर प्लस मिनरल का एब्जॉर्प्शन कराते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैचुरेशन जोन अगर ऑप्शन में होता तो भी ठीक है। अगर रूट हेयर जोन की बात करें, रूट हेयर जोन जो है इज अ पार्ट ऑफ मैचुरेशन जोन, तो वो भी क्या करा रहे हैं, रूट वाटर एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं। तो ये करेक्ट है, हमारा रीजन जो है वो करेक्ट है। असर्शन इसलिए इनकरेक्ट हो गया है क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है मल्टी सेल्यूलर है, तो मल्टी सेल्यूलर है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर रूट हेयर जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं। दैट्स वाई ये इनकरेक्ट हो गया। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा वो होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो ये करेक्ट है एकदम। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड है। यहां पर उन्होंने एक डाइकॉट लीफ बनाया है, डाइकॉट लीफ का डायग्राम बनाया है। डाइकॉट लीफ का डायग्राम हम यहां पे देखेंगे किस तरीके से। डाइकॉट लीफ का डायग्राम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से। देखिए वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने स्ट्रक्चर दे दिए हैं और उन स्ट्रक्चर्स में उन्होंने एबीसी मार्क किया है कि एबीसी क्या है। तो अगर आप सही से देखें तो बी जो है हमारा पैलिसेड सेल्स है, पैलिसेड पेरेन्काइमा, पैलिसेड पेरेन्काइमा। ठीक है, और जो सी है वो मीजोफिल पेरेन्काइमा है, मीजोफिल नहीं, स्पंजी पेरेन्काइमा, स्पंजी पेरेन्काइमा। अब देखिए ये दो मैच कर लीजिए पहले तो, डायरेक्ट बी और सी। तो बी में हमारे पास पैलिसेड पेरेन्काइमा केवल एक में है और सी में स्पंजी पेरेन्काइमा। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा। और जो फर्स्ट नंबर पे, ए नंबर पे है बंडल सीज सेल, यानी कि वेस्कुलर बंडल के बाहर जो सेल्स होती हैं उन्हें बीएससी सेल्स कहते हैं, बंडल सीज सेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप थोड़ा एनसीईआरटी और मतलब एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से करेक्ट आदि होनी चाहिए और रेफरेंस बुक भी थोड़ी बहुत पढ़ लेंगे तो बेस्ट रहेगा, ताकि एनवीएस में भी आपके काम आए, क्योंकि एनवीएस के लेक्चर में आपने देखा एनसीईआरटी से बहुत बाहर का बहुत कुछ पूछते हैं। क्लियर, और माइनस मार्किंग भी होती है, तो अगर दोनों के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर अच्छा पढ़ते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इसमें भी रीजन असर्प्शन दिया है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एंडोस्पर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। एंडोस्पर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले तो ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, अगर हम बात करें ट्रिपल फ्यूजन की, तो ट्रिपल फ्यूजन का मतलब होता है 2n+n। मतलब ट्रिपल फ्यूजन ऐसा भी होता है 2n+n, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं n+n एक साथ है और एक n और है। ये मेल गैमेट है और ये पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, 3n, और 3n को ही कहते हैं एंडोस्पर्म। क्लियर, इसी को हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। तो एंडोस्पर्म कहते हैं, तो देखते हैं जरा। एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन होता है, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन। तो ट्रिपल फ्यूजन यानी कि 3 एन न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं। इज नॉट ऑब्जर्व इन द मेच्योर सीड इन सम प्लांट सच एज लेग्यूम। बोल रहा है कि लेग्यूम प्लांट में ये नहीं होता। तो देखिए सीड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। अगर हम सीड की बात करें तो सीड दो टाइप के होते हैं, एक एल्ब्यूमिनस और दूसरे होते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस, या इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक बता देते हैं यहाँ पर। इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक 2 टाइप के सीड हैं। इन्हीं इंडोस्पर्मिक को एल्ब्यूमिनस कहते हैं और नॉन इंडोस्पर्मिक को हम लोग एक्स एल्ब्यूमिनस कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, इंडोस्पर्मिक की। इंडोस्पर्मिक मतलब इंडोस्पर्म रहता है इसमें, इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। इंडोस्पर्म जो होता है वो इनमें प्रेजेंट होता है, और इनमें एक्सेल नॉन इंडोस्पर्मिक का मतलब होता है कंज्यूम हो जाता है, पूरा इंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है। इंडोस्पर्म होता क्या है, अगर आप नए हैं तो समझ लीजिए, कभी पढ़े नहीं है। तो इंडोस्पर्म सबको पता है जनरली कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला टिश्यू है, तो इंडोस्पर्म उसे कहते हैं। अब बोल रहे हैं कि लेग्यूम प्लांट में इंडोस्पर्म नहीं होता, मतलब ये इसमें आ रहा है, लेग्यूम इसमें आ रहा है, ओके। इसमें जो है वो लेग्यूम आ रहा है, ओके, ठीक है। बोल रहे फिर रीजन क्या बोल रहा है, सच प्लांट आर नॉट एंजियोस्पर्म। तो ये तो यहाँ पर एकदम ये गलत हो गया, एंजियोस्पर्म ही है ये। एंजियोस्पर्म बिकॉज प्रेजेंस ऑफ इंडोस्पर्म फॉलोइंग ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। तो ये एंजियोस्पर्म नहीं है, ये तो गलत है, लेग्यूम प्लांट इज एंजियोस्पर्म। तो रीजन इसमें गलत हो गया है, रीजन इसमें क्या हो गया, गलत हो गया, असर्शन करेक्ट है। तो इसमें देखेंगे हम लोग, पहला ये ऑप्शन बोल रहा है असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, इनकरेक्ट। तो ये करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर। सबसे पहली चीज कि इंडोस्पर्मिक सीड जैसे जो मोनोकॉट्स है, ज्यादातर मोनोकॉट्स में इंडोस्पर्मिक सीड होता है और डाइकॉट में नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो वहां पर बोल रहा है कि ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है और इंडोस्पर्मिक सीड ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें लेग्यूम प्लांट में होता नहीं है, मेच्योर सीड में, क्योंकि सारा का सारा इंडोस्पर्म कंज्यूम कर दिया जाता है कोटिलेडन्स के थ्रू या एम्ब्रियो के थ्रू, इसको कंज्यूम कर लिया जाता है। तो यहाँ पर नहीं होता है, ये करेक्ट बात लिखा है। मतलब ये लेग्यूमिनस प्लांट जो है वो नॉन इंडोस्पर्मिक है, यहाँ पर मैंने बताया आपको। इंडोस्पर्म क्या होता है वो भी यहाँ पे बताया मैंने आपको, ठीक है। ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है, ओके, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नॉट फीचर ऑफ कॉर्डेट, कॉर्डेट का कौन सा फीचर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें से कौन सा कॉर्डेट का फीचर नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है, प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड। देखो हमारी बॉडी में डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड नहीं है। तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड जब नहीं है तो इसे हम इनकरेक्ट कर देंगे। प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट क्लेफ्ट ये है, ये हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये भी है। एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक, तो डिप्लोब्लास्टिक है नहीं, क्योंकि जितने भी कॉर्डेट हैं वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ये भी नहीं होगा। एनिमल्स आर सीलोमेट, ट्रू सीलोम सही है। तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो करेक्ट देख चूज करना है कि कौन सा इसमें से नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, बी एंड डी। तो ये सारे कैरेक्टर कॉर्डेट में होते हैं। कॉर्डेट के कैरेक्टर जो होते हैं वो आप जानते हैं, नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, नोटोकॉर्ड, ठीक है। अब वो दोनों हो सकती है डॉर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, दूसरा नंबर होता है डॉर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, चौथा जो होता है सीलोमेट होते हैं, पांचवा जो होगा वो फेरेंजियल ग्लिसलीट होंगे। इसके बाद 6 नंबर पे यहाँ पे पोस्ट एनल टेल, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट है। हालांकि कॉर्डेट के 4 कैरेक्टर हैं, यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट अलग से लिखा है, 4 कैरेक्टर हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और हाँ, डॉर्सल हार्ट होता है, वेंट्रल हार्ट होता है। अगर आप 7 नंबर पे यहाँ पे, तो वेंट्रल हार्ट होता है, वेंट्रल हार्ट। ठीक है, इस तरीके के। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉलम ए और कॉलम बी को हमें मैच करना है। कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है, दोनों क्या कह रहे हैं। तो कॉलम ए की बात करें तो अब्सेंस ऑफ लाइट, तो अब्सेंस ऑफ लाइट को हम स्कोटोएक्टिव ट्रॉपिज्म या स्कोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। हीट जो है, हीट को हम थर्मोट्रॉपिज्म कहेंगे। ठीक है, जो स्टिमुली होती हैं उन्हीं की बात की जा रही है, कौन सी स्टिमुली किसको क्या बोलते हैं। तो हीट वाली स्टिमुली को हम थर्मोट्रॉपिज्म बोलते हैं, टच वाली को हम लोग बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, और वाटर स्ट्रेस को बोलते हैं हाइग्रोनेस्टी। तो सीधा सा यहाँ पे मैच कर दिया है, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पर देख सकते हैं पहले का फर्स्ट का थर्ड केवल एक में ही है, सेकेंड ऑप्शन में। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, और डी का फर्स्ट, यानी कि डी का फर्स्ट है। क्लियर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटेड मसल फाइबर आर कंपोजिशन ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट। ठीक है, ये हमको पता है। जो स्ट्रेटेड या फिर स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स की बात करें तो उसमें थिन प्लस थिक फिलामेंट से बनी होती है। थिन जो होता है वो एक्टिन होता है, और जो थिक होता है वो मायोसिन होता है। ठीक है, ओके। अब देखिए 3 पॉइंट दे रहा है, बोल रहा है कि थिन फिलामेंट जो है, थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ एफ एक्टिन, है ना, फिलामेंटस एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट बात बोला। ट्रोपोमायोसिन रिमेन्स रैप अराउंड मायोसिन मॉलिक्यूल इन थिक फिलामेंट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो रैप होता है मायोसिन के मॉलिक्यूल में। तो ये तो गलत है। ट्रोपोमायोसिन देखिए, थिन फिलामेंट में, अभी ऊपर बोल रहा है कि थिन फिलामेंट में क्या क्या होता है। थिन फिलामेंट में, थिन में मेनली एक्टिन बोल रहा है, प्लस ट्रोपोनिन बोल रहा है, और ट्रोपोमायोसिन बोल रहा है, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो ट्रोपोनिन को आपको पता है, ट्रोपोनिन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एक टीपीटी, इसके बाद एक टीपीसी, और एक टीपीआई। ठीक है, तो ये 3 जो होते हैं वो ट्रोपोनिन के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ये तीनों जो है वो किसका पार्ट है, वो तीनों पार्ट है आपका एक थिन फिलामेंट के। अब ये थिन, इसमें ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो मायोसिन के ऊपर अराउंड रैप नहीं होता है। ये एक्चुअली ट्रोपोमायोसिन रैप होता है किसके ऊपर, एक्टिन के ऊपर ही रैप होता है। अगर हम एक्टिन को यहाँ पे देखें ऐसे, तो एक्टिन इस तरीके से रहती है, और उसी के ऊपर जो होता है ट्रोपोमायोसिन होता है, ऐसे ट्रोपोमायोसिन होता है। तो रेड वाला यहाँ पर एक्टिन है, और इसके बाद जो आपका ब्लू वाला है वो ट्रोपोमायोसिन है, और उसी के ऊपर यहाँ पर ऐसे 3 स्ट्रक्चर रखे रहते हैं, 3 स्ट्रक्चर हर एक्टिव साइड पे इस तरीके से। तो उनको हम लोग ट्रोपोनिन बोलते हैं। ट्रोपोनिन की 3 यूनिट, उसी में ये 3 यूनिट है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि मायोसिन हेड ऑफ द थिक फिलामेंट, मायोसिन हेड ऑफ द थिक फिलामेंट फॉर्म्स अ क्रॉस ब्रेस एट एक्टिव साइट ऑफ द प्रेजेंट थिन फिलामेंट। तो ये करेक्ट है। एनसीईआरटी में आप डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पर इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, और जो थिक फिलामेंट होता है वो इस तरीके से ऐसे आता है, और इसमें क्रॉस ब्रिज बनाता है। मतलब ऐसे बनाए तो यहाँ पे ये क्रॉस ब्रिज है, ये क्रॉस ब्रिज इस तरीके से ऐसे बनाता है। तो ये भी करेक्ट है, यानी कि सी भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है, बी जो है वो इनकरेक्ट है। इसका मतलब आप करेक्ट आंसर में ढूंढना है तो क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। ए और सी हमारा करेक्ट है, और बी जो है वो इनकरेक्ट है। क्लियर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फीचर इनकरेक्ट फॉर कॉर्डिनेट। देखिए कॉर्डिनेट के बारे में फिर से क्वेश्चन आ गया, और जो कि इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट फीचर बताना है, कोऑर्डिनेट का जो इनकरेक्ट फीचर है वो बताना है। तो मैंने आपको वो सारे पॉइंट लिखा दिए हैं। तो सॉलिड एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड, तो यहाँ पे होलो होना चाहिए। यहाँ पर जो सॉलिड लिखा है यही गलत हो गया, यहाँ पर होलो नर्व कॉर्ड होती है, होलो नर्व कॉर्ड, और कहाँ होती है, डॉर्सल। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो गया। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, सही है। गिल स्लिट प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज, अब देखिए गिल स्लिट प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये सभी में नहीं होता है, कुछ
कुछ एनिमल्स में कंटिन्यू लाइफ टाइम रहेगा गिल स्लिट, और कुछ में एम्ब्रियोनिक स्टेज, जैसे हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में, तो वहाँ पर प्रेजेंट था गिल स्लिट एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन अभी नहीं है। तो सभी में ऐसा नहीं होता है, सभी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता, गिल स्लिट तो होते हैं लेकिन ओनली इन एडल्ट में नहीं होते, ये गलत है। एडल्ट कुछ एनिमल में एडल्ट में होंगे जो वाटर में रहते हैं, जो वाटर एनिमल है उनमें एडल्ट में भी होंगे, यानी कि जो गिल स्लिट है, गिल स्लिट वो एडल्ट में भी रहेंगे, मतलब ये एम्ब्रियोनिक में तो रहेंगे और एम्ब्रियोनिक के साथ साथ एडल्ट में रहेंगे। एडल्ट जो एक्वाटिक एनिमल है उनमें। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट बिटवीन डॉर्सल नर्व कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर आप डायग्राम देखे होंगे इस तरीके से, एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, तो ये है पोस्टेनल टेल, यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इस तरीके से स्टार्ट होती है, ऐसे जा करके ऐसे मान लो इस तरीके से यहाँ हो जाती है, बाद में डॉर्सल साइड मूव कर जाती है। ओके, ये माउथ हो गया और ये हो गया एनस, हालांकि इसको डॉर्सल की तरफ, ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई, एलिमेंट्री कैनाल है। और ये यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, ठीक है, ये हो गई नर्व कॉर्ड। ओके, इसके नीचे हमारे पास प्रेजेंट होगा नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड ये ग्रीन वाली लाइन है, यानी कि ये, और बाद में ये नोटोकॉर्ड जो है, ये ग्रीन वाली लाइन जो है वो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड किसके किसके बीच में प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में। बाद में नोटोकॉर्ड जो होती है वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। तो इसमें से हमें ये पहचानना है कि इनकरेक्ट कौन सा था, और इनकरेक्ट में करेक्ट, जो भी पॉइंट इनकरेक्ट है उन्हें यहाँ पर हमें ऑप्शन में ढूंढना है। तो ऑप्शन में अगर ढूंढें तो हमारे पास आता है ए वाला इनकरेक्ट है और सी वाला इनकरेक्ट है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन आ जाता है, क्या आएगा, थर्ड आंसर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्जर्व एमंग मोनेरियंस। मोनेरा में देखिए, मोनेरा जो है, मोनेरा में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मैक्सिमम टाइप न्यूट्रिशन, सबसे ज़्यादा टाइप का न्यूट्रिशन मोनेरा में होता है। कीमोसिंथेटिक होता है, सैप्रोफाइटिक होता है, पैरासाइटिक भी होता है, ऑटोट्रोपिक भी होता है। मोनेरा में क्या आते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, इसके बाद आर्कीबैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, इसके बाद साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, उसके बाद रिकेट्सिया आते हैं, इसके बाद माइकोप्लाज्मा आता है। तो ये सब मोनेरा में ही आते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉप होते हैं, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया ये सब हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। तो हेट्रोट्रॉप्स में आपका पैरासाइटिक भी आ गया, सैप्रोफाइटिक भी आ गया, और कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी आ गया। ओके, तो ये सब आप समझ रहे हैं। फिर इसमें करेक्ट ऑप्शन, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, इसका आंसर ए बी सी डी, चार वो आंसर इसके आ जाएंगे। क्लियर, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि हमें सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक यहाँ पे देखना है। अभी डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है कि जिनकी बॉडी वॉल में केवल दो वॉल हो, यानी कि एक हमारे पास है एक्टोडर्म और एक है इंडोडर्म, ठीक है, और बीच में जो यहाँ पर एक मीजो, यानी कि मीजोग्लिया है, क्या है यहाँ पर, मीजोग्लिया। ये कंप्लीट लेयर फॉर्म नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर एक लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर है, डिफरेंशिएटेड, तो वो से हम मीजोग्लिया कहते हैं, जिसमें दो लेयर बने, यानी कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में केवल दो ही लेयर हो, उसे हम क्या कहते हैं, मीजोग्लिया। तो यानी कि एक्टोडर्म और इंडोडर्म, इनको मिलाकर के हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक में आपका कौन कौन सा आपका पोरीफेरा आएगा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिग्नोफोरा आ जाएगा, ठीक है, ये सब सारे फाइलम है। तो ओबिलिया जो है वो भी आएगा इसमें। ओफियूरा जो है ब्रिटल स्टार इसे कहते हैं, इसे जो कहते हैं वो ब्रिटल स्टार, एक सेकेंड, ब्रिटल स्टार। और ये है एकाइनोड्रम, एकाइनोडर्म है ये,
एकाइनोड्रम आपको पता है, एकाइनोड्रम जो होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एडम्सिया जो है वो भी इसी में आ जाएगा, है ना, मतलब ओडेम्सिया जो है वो डिप्लोब्लास्टिक में आ जाएगा। एडम्सिया और ओबेलिया दोनों के दोनों इसी में आ जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का ए और सी। तो ए और सी का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? थर्ड। क्लियर? तो ए और सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं पे दे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड क्लब मास। तो क्लब मास इसमें से कौन सा है? बहुत आसान है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकोपोडियम। और लाइकोपोडियम जो है वो क्लब मास इसे कहते हैं, क्लब मास। ठीक है, तो ये एक जनरल क्वेश्चन था जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चारों के चारों ही टेरिडोफाइट हैं, बट इसका जो लाइकोपोडियम है उसको हम क्लब मास कहते हैं। इसीलिए चारों के चारों किस में आते हैं? टेरिडोफाइट में। लेकिन इसका कॉमन नेम जो है वो लाइकोपोडियम का कॉमन नेम क्लब मास होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्लांट है, ऑप्शन है इसमें से जो दिए हुए हैं, द क्लोरोफिलस, चूज द क्लोरोफिलस, हेट्रोस्पोरस, स्ट्रोबिलस बियरिंग टेरिडोफाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऐसा टेरिडोफाइट हमें फाइंड आउट करना है जिसमें जो क्लोरोफिलस हो। ठीक है, क्लोरोफिलस तो सभी होते हैं टेरिडोफाइट। हेट्रोस्पोरस हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, साल्विनिया, सिलेजेनेला, ये सब जो हेट्रोस्पोरस है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है कि स्ट्रोबिलस बियरिंग, जिसमें बिलस प्रेजेंट हो। तो स्ट्रोबिला या कोन जो प्रेजेंट होती है जिसमें, वो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा, जो है वो आपका हो जाएगा सिलेजेनेला। सिलेजेनेला को अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। कोपोडियम इसका करेक्ट आंसर नहीं है। हेट्रोस्पोरस, इक्विसीटम भी नहीं है क्योंकि हेट्रोस्पोरस नहीं, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस है, बट इसमें स्ट्रोबिलाई नहीं होती है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सिलेजेनेला, सेकेंड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म सीनोबियम रिप्रेजेंट। इसमें से सीनोबियम का करेक्ट आंसर, सीनोबियम किसे कहते हैं, कौन सा सीनोबियम रिप्रेजेंट। सीनोबियम क्या होता है पहले तो आपको बता दें, वोल्वोक्स की कॉलोनी को हम कहते हैं, वोल्वोक्स की कॉलोनी को सीनोबियम कहते हैं। और कॉलोनी की क्या स्पेसिफिक बात है? स्पेसिफिक बात यह है कि कॉलोनी में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल्स होता है। कॉलोनी वोल्वोक्स आप सबको पता होगा यूनिसेल्युलर एल्गा है, लेकिन ये कॉलोनी में रहता है। तो यहाँ पर कॉलोनी जो होती है उसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है सीनोबियम, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं। और इसमें करेक्ट एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल्स होती हैं 100, इस तरीके से एक सेल का नंबर होता है पर्टिकुलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन अबाउट द स्टोरेज फ्रॉम द पॉलीसेक्राइड इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में इसमें से क्या स्टोर होता है? तो कॉमन सेंस की बात है कि अबंडेंट इन स्टोरेज। देखिए स्टोरेज दोनों में होता है। अगर हम बात करें स्टोरेज की, तो स्टोरेज में एनिमल और प्लांट आता है। प्लांट, सबसे ज़्यादा प्लांट में क्या स्टोर होता है और एनिमल में क्या स्टोर होता है? तो प्लांट में स्टोर होता है सबसे ज़्यादा स्टार्च, ओके, और एनिमल में स्टोर होता है ग्लाइकोजन। क्लियर? तो ये दोनों, ये सबसे ज़्यादा स्टोरेज कंपोनेंट जो है वो आपका प्लांट में स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो इसका एनिमल की बात की गई तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड, यानी कि ग्लाइकोजन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग गिवन कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। कॉलम 1 में क्या दिया है? कॉलम 1 में दिया है फैमिली के फॉर्मूले, यानी कि फ्लोर फार्मूला, और कॉलम 2 में दिया है फैमिली का नेम। तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर फैमिली पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगी, ओल्ड एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ से आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर आप देखें सही से तो इसमें क्या होगा आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फेबेसी का। फेबेसी को इसलिए देखेंगे क्योंकि इसका 9+1 अरेंजमेंट है। तो 9+1 एंड्रोसियम का किस में है? किसी में भी एंड्रोसियम का 9+1 होता है अगर, तो हम कर देंगे। तो एंड्रोसियम का यहाँ पर हमारे पास A+1, ए मतलब यहाँ पे 9+1, करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें सही से तो हमारे पास ये वाला, यानी कि बी को हम फोर्थ से मैच करेंगे। बी का फोर्थ किस में है? बी का फोर्थ केवल एक ही ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। मैच कर लेते हैं। ए का थर्ड ब्रेसिकेसी फैमिली का फ्लोर फॉर्मूला यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि कैलेक्स 2+2, कोरोला 4 है, एंड्रोसियम 2+4 है, तो ये आपको दिख रहा है। एंड्रोसियम 2+4 में आपको वहाँ पर दिख रहा है डाइडल्फस कंडीशन है,
और उसमें डाइडल्फस नहीं, सॉरी, डाइडाइनमस और टेट्राडाइनमस वाली कंडीशन है, तो वो वहाँ पे दी हुई है। ओके, इसके बाद बाकी देखेंगे हम। यहाँ पर सी का ऑप्शन सेकंड है, सी का सेकंड ले लिए, सी का, ठीक है। ओके, इसके बाद फिर इसके बाद डी का ऑप्शन देख लेंगे, डी का फर्स्ट है, एक सेकंड, सी का सेकंड सोलेनेसी, सॉरी ये लाइन सोलेनेसी को मैच करेगी, और फर्स्ट वाली जो है वो लिलिएसी। लिलिएसी में आप देखेंगे सारे तीन तीन है, और ये मोनोकॉट फैमिली है, तो इससे भी कुछ लोग सॉल्व कर सकते हैं कि मोनोकॉट में जो है वो ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं, तो ट्राइमेरस फ्लावर इसमें कौन सा मैच कर रहा है, डी, तो डी का फर्स्ट कई सारे में था, इसलिए मैंने इसको मैच नहीं किया, मैंने मैच किया फेबेसी, फेबेसी से ये मैच हो गया, और करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ गया सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट वाला, वो फ्लॉक ये दिया हुआ है हमारे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और एसटीपी, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से दिया हुआ है, और एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्लॉक्स क्या होता है, फ्लॉक्स देखिए बैक्टीरिया, अ मेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म द एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये प्राइमरी स्लज प्रोड्यूस बाय सीवेज ट्रीटमेंट गलत है, प्राइमरी स्लज को प्राइमरी स्लज ही कहते हैं। द इफ्लुएंट इन प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक ऑब्टेन ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, ये भी गलत है। डोमेस्टिक सीवेज आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ये एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि फ्लॉक क्या है। फ्लॉक बैक्टीरिया और फंगल का जो मेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि वाइड नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम फ्लॉक कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये एरोबिक टैंक में ग्रो होते हैं, फिर एनारोबिक में ये पूरी तरीके से कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया और कुछ फंगस इन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ, तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा जो डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि अगर टेम्परेचर कम रहे, ये भी आप पढ़ लेंगे एनसीईआरटी में और रेफरेंस बुक में, तो टेम्परेचर अगर कम है तो वहाँ पर हमारा डिकम्पोजिशन जो होगा वो स्लो हो जाएगा, स्लो डिकम्पोजिशन, ठीक है। और अगर टेम्परेचर हाई है तो फास्ट डिकम्पोजिशन होगा। अब ये तो आपने देखा ही होगा, कैसे आप फ्रिज में कोई चीज़ रखते हो जल्दी डिकम्पोज नहीं होती है, और अगर आप किसी और जगह रख दो, गर्मी में रख दो, तो जल्दी ख़राब होती हैं। तो इसी वही यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको कैसे करना है, मतलब हमारे चैप्टर में जहाँ पर हमने डेट्रिटस फूड चेन पढ़ाई है वहाँ पे भी होती है ये, और साथ ही साथ जहाँ पे मिनरलाइजेशन दिया हुआ है, सॉइल का फॉर्मेशन दिया हुआ है, वहाँ पर भी दिया हुआ है। तो डेट्रिटस फूड चेन का क्लाइमेटिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन रेट स्लो होता है अगर, अब यहाँ ये क्लाइमेटिक कंडीशन है, और कुछ और भी कंडीशन है जिसमें अगर लिग्निन और काइटिन ज़्यादा है, क्योंकि लिग्निन और काइटिन को डिकम्पोज करने वाले एंजाइम और बैक्टीरिया बहुत कम होते हैं, इसीलिए अगर उसमें लिग्निन और काइटिन है तो वो डिकम्पोजिशन स्लो होगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाइट्रोजन, रिच इन नाइट्रोजन होगा तो डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाएगा। ह्यूमस होगा, रिच इन ह्यूमस, तो डेट्रिटस रिच ह्यूमस से मतलब ह्यूमस तो सॉइल का पार्ट है। डेट्रिटस शुगर ज़्यादा होगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, तो ये कोई भी ऑप्शन हमारे करेक्ट नहीं है, करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि डिकम्पोजिशन टेम्परेचर कम होने पर स्लो होता है और हाई होने पर ज़्यादा होता है, और कुछ और कंडीशन है जैसे लिग्निन और काइटिन अगर ज़्यादा है तो उसमें भी डिकम्पोजिशन स्लो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय, डायबिटीज इंसिपिडस मेलिटस नहीं है, ठीक है। इंसिपिडस जो है, डायबिटीज इंसिपिडस, ये होती है, अब देखिए एक्सेसिव यूरिन रिलीज होना। सबसे पहले तो आपको बता दें, एक्सेसिव यूरिन, अगर एक्सेसिव यूरिन रिलीज हो रहा है तो इस कंडीशन को हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। अब अगर हम देखें सही से, अगर हम सही से देखें तो एडीएच का सिक्रीशन अगर कम हो जाए, इसका एडीएच का सिक्रीशन अगर कम हो जाए, एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो देखिए इसका काम ही है, एंटी मतलब अपोजिट, और डायूरेसिस का मतलब एक्सेसिव। अगर एक्सेसिव यूरिन निकलने ही नहीं दे रहा है तो इसका मतलब इसमें एडीएच जो होता है वो आपका निकलता कहां से, रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी,
ठीक है। एडीएच का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी होता है, ठीक है। तो ये वहाँ से निकलता है। अगर इसका अमाउंट कम हो जाता है यानी कि डिक्रीज हो जाता है, अगर इसका अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है तो ये एक्सेसिव यूरिन को रिलीज करता है। तो यहाँ पर लिखा है डिफिशियंसी ऑफ एडीएच इज अ करेक्ट ऑप्शन। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एडीएच जो है, एक सेकेंड, एडीएच जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस इन्वॉल्व वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी कि माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो स्केलेटल मसल्स जिसकी वजह से वीक हो जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज इट्स प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो पहले बताएं, माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो हमारा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वो प्रॉपरली इसे रिसीव नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन में हम कौन से इंजेक्शन को, कौन सा प्राइमरी ट्रीटमेंट लें जिसकी वजह से हमारा जो मसल्स का कंट्रैक्शन है वो प्रॉपरली होने लगे, ठीक है। तो मसल्स कंट्रैक्शन को हमें कराने के लिए यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा इंजेक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इंजेक्शन ऑफ एसिटिल्कोलिन स्टेरेज इनहिबिटर, यानी कि जो एसिटिल्कोलिन ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है ये? एक न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। और इस न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेक डाउन करने वाला हमारे पास ACH एसिटिल्कोलिन स्टेरेज एंजाइम है। तो इंजेक्शन ऑफ एसिटिल्कोलिन स्टेरेज इनहिबिटर, अगर ये एंजाइम हम इनहिबिट कर दें तो न्यूरोट्रांसमीटर का कंटेंट बढ़ जाएगा, यानी कि जो हमारा जंक्शन है, यानी कि मसल्स का या न्यूरॉन का ये एक्सॉन टर्मिनल और ये मसल्स का, तो ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ से एसिटिल्कोलिन रिलीज होता है एक्सॉन से, टर्मिनल से, और यहाँ पर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में ये ब्लॉक कर देता है, ये यहाँ पर रिसीव नहीं होते। तो अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर का कंटेंट बढ़ा दें, यानी कि एसिटिल्कोलिन जो है उसका हम कंटेंट बढ़ा दें, तो कंटेंट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये आसानी से रिसीव करेगा और ब्रेक डाउन नहीं करे। यानी कि जो एसिटिल्कोलिन स्टेरेज एंजाइम है, एसिटिल्कोलिन स्टेरेज जो एंजाइम है, ACH स्टेरेज जो एंजाइम है, इसे हम क्या करें, इसको इनहिबिट करा दें। इनहिबिट करा देंगे तो ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा, जिससे इसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा। ये आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंजेक्शन ऑफ एसिटिल्कोलिन स्टेरेज जो होता है इनहिबिटर, एसिटिल्कोलिन स्टेरेज को इनहिबिट कर देगा, जिससे एसिटिल्कोलिन का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा और ये आसानी से जो है इसका कंटेंट जब बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, इससे रिसेप्टर पे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे यहाँ पर क्या करा देगा, जहाँ यहाँ पर इम्पल्स कंडक्शन करा देगा, इम्पल्स कंडक्शन करा देगा, ब्रेक डाउन नहीं होने देगा न्यूरोट्रांसमीटर को आसानी से। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन, यानी कि एक्सेसिव यूरिन जब बने, डाइल्यूट यूरिन बने, तो इसमें से कौन सा फेवर नहीं कर रहा है कि जिससे डाइल्यूट यूरिन बने। तो आपको पता है कि अगर बीपी फॉल होता है, बीपी अगर फॉल होता है तो हमारा जो रास सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये एक्टिवेट हो जाता है। तो रेनिन जो है वो बीपी को नॉर्मल करेगा, तो यानी कि जो सॉल्ट और प्लस वाटर है उसका क्या करेगा, रिटेंशन करेगा कहाँ से, DCT प्लस कलेक्टिंग डक्ट से, मतलब कि डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से। जैसे बीपी फॉल होगा, तो बीपी फॉल हुआ तो हमें हमारी ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना है, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो बीपी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो बीपी नॉर्मल करने के लिए हम कलेक्टिंग डक्ट और DCT से क्या करेंगे, वाटर और मिनरल को, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सॉल्ट और वाटर को क्या करेंगे, रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, और रीअब्सॉर्ब करके उसे कहाँ डाल देंगे, ब्लड में। और ब्लड में डाल देंगे तो जो ब्लड का वॉल्यूम वो बढ़ जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो बीपी भी बढ़ जाएगा। इस तरीके से हमारा रास काम करता है। तो रेनिन तो ब्लड डाइल्यूट यूरिन नहीं, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाता है, तो रेनिन तो नहीं होगा। ANF क्या होता है, जब बीपी इंक्रीज हो जाएगा, तो बीपी जब इंक्रीज हो जाएगा तो एक्सेसिव यूरिन रिलीज करेगा और नॉर्मल बीपी कर देगा।
तो ये हाई बीपी में एएनएफ का काम आता है। तो ये तो एक्सेसिव यूरिन यानी कि डाइल्यूट यूरिन बनाएगा। एल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो एक्सेसिव यूरिन बनता है, ठीक है। एडीएस सप्रेस होता है, कैफीन एडीएच सप्रेस करती है, जिसकी वजह से एल्कोहल और ये दोनों क्या करते हैं, एडीएच को सप्रेस करते हैं, ठीक है। एडीएच को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, जिससे डाइल्यूट यूरिन यानी कि लार्ज अमाउंट में यूरिन फॉर्मेशन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि रेनिन जो होता है वो डाइल्यूट यूरिन की जगह कंसंट्रेटेड यूरिन बनाता है। वाटर और कुछ इलेक्ट्रोलाइट का ये क्या करता है, रिटेंशन करता है। कौन से करता है आप ये पढ़ लीजिएगा, हालांकि मैंने एक बेसिक आपको यहाँ पे बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थ्रो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन एंड CO2 एंड एल्वियोलाई इज 104 एंड 40। तो अगर आप एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर देखें तो ऑक्सीजन का होता है 104, O2 का 104 होता है, और CO2 का जो होता है वो 40 होता है। क्लियर, 40 mmHg। By the time it reaches the tissue by diffusion and partial pressure of O2 and CO2 become 40 and 45। जब ये टिश्यू में पहुंचेगा, अब यही ये एल्वियोलाई की बात है। अब अगर हम बात करें टिश्यू की, ये टिश्यू है और इसके साइड में है ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो टिश्यू में अगर हम बात करें तो यहाँ पर O2 का कंसंट्रेशन 40 है और CO2 का कंसंट्रेशन है mmHg में 45। अब CO2 ज़्यादा है तो CO2 क्या होगी, ब्लड में आएगी, और O2 यहाँ पे कम है तो O2 ब्लड से कहाँ आएगी, अंदर आएगी। तो इससे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। इसीलिए ये पार्शियल डिफरेंस होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस का डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें कौन सा करेक्ट रीज़न है। जो भी ऑप्शन प्रोवाइड करे गए उसमें से रीज़न कौन सा करेक्ट है। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन O2। अब बोल क्या रहा है कि भैया एल्वियोलाई में आपने देखा, एल्वियोलाई के पास CO2 का जो कंसंट्रेशन था वो 40 mmHg था और टिश्यू के पास था 45, यानी कि बहुत ही माइन्यूट कंसंट्रेशन में डिफरेंस आया, यानी कि पार्शियल प्रेशर में बहुत ही माइन्यूट यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया। अब जब बहुत माइन्यूट डिफरेंस समझ में आया, क्यों, इतने में ही CO2 सारा डिफ्यूज हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि CO2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में वो होती है 20 to 25 टाइम हायर, यानी कि जितनी अगर एक टाइम में एक CO2 मतलब एक CO2 जा रहा है, मतलब एक O2 जा रहा है, उतने टाइम में ही 25 ऑक्सीजन CO2 के मॉलिक्यूल चले जाएंगे। मतलब एक मिनट में अगर एक ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है तो उतने ही टाइम में CO2 के 20 से 25 मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो जाएंगे। इतना ज़्यादा डिफ्यूजन डिफरेंस होता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है CO2 की। इसीलिए ये पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस कम होता है। 104 हमारा एल्वियोलाई में था, लेकिन ब्लड में 95 हुआ, ऑक्सीजन ब्लड में 95 होता है, और जैसे ही हम टिश्यू में जाते हैं तो टिश्यू में 40 हो जाता है। टिश्यू में ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है और CO2 का होता है 45, ठीक है। अब बोल रहा है कि करेक्ट ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर फिर बोल रहा है कि द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ 3 लेयर। 3 लेयर की वजह से ऐसा होता है, नहीं 3 लेयर की वजह से कोई ज़रूरत नहीं है, सब जगह 3 लेयर होती हैं, चाहे एल्वियोलाई में हो या कहीं और 3 लेयर ही होती हैं, ठीक है। फैक्टर इन द बॉडी आर मोर फेवरेबल CO2 फॉर, गलत। बॉडी हमारी CO2 के लिए ज़्यादा फेवरेबल है O2 की तुलना में, ये गलत है। O2 कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू CO2। ये तो गलत है, क्योंकि ऊपर वाले में CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है ब्लड के साथ ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। क्लियर, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप डिटेल में समझेंगे, जो मैंने बताया वो चीज़ें आप देखेंगे तो करेक्ट आपको पता लग जाएगा कि सॉल्युबिलिटी CO2 की ज़्यादा होती है, इसीलिए उसके पार्शियल प्रेशर डिफरेंस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, यानी एल्वियोलाई से और टिश्यू तक। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड नोन एज यूरेमिया। मतलब हमारी बॉडी में यूरिया का अगर ज़्यादा अमाउंट हो तो वो ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगती है, और अगर वो एक्यूमुलेट होती है तो वो उस कंडीशन को हम यूरेमिया कहते हैं। कैन बी कंट्रोल्ड, अब इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि अगर बाई चांस यूरिया रिलीज कौन करता है, यूरिया रिलीज करता है किडनी, और किडनी अगर फेलियर हो जाता है, फेलियर का मतलब होता है कि वो प्रॉपरली, फेलियर का मतलब किडनी फेलियर का मतलब है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है, अगर वर्क नहीं कर पाएगी तो यूरिन पास आउट, यूरिन में जो है बहुत सारे जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उन्हें बाहर नहीं कर पाएगी। ऐसी कंडीशन में जब फेलियर हो जाता है तो या तो हम एक काम करें, या तो हम क्या करें, आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करें,
है ना, जिससे हम हीमोडायलिसिस कराएं, हीमोडायलिसिस, ठीक है, और या फिर हम ट्रांसप्लांट करा दें, ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट करा दें। तो दो ऑप्शन कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोडायलिसिस। यूरिन को निकालने के लिए, यानी कि उसके बॉडी के अंदर यूरिया एक्यूमुलेट ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, हीमोडायलिसिस करा देंगे, जिससे क्या होगा, एक्सेसिव यूरिया बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इमरजेंसी हार्मोन लाइक एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर सीक्रेटेड फ्रॉम। तो बहुत ही आसान है, हमारे पास किडनी के ऊपर, अगर हम किडनी यहाँ पर बना लें तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, अब कैप लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक ग्लैंड बना देते हैं, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, और इस ग्लैंड का नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल, एड्रीनल ग्लैंड। और इसको हम देखें तो ऐसे दिखती है, कुछ इस तरीके से ग्लैंड दिखती है, और इसमें टोटल 2 जोन होते हैं, एक बाहर वाला हम जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर वाला जिसे हम मेडुला कहते हैं। तो मेडुला से हमारे पास 2 हार्मोन निकलते हैं, जो मेडुला होता है उससे हमारे पास 2 हार्मोन निकलते हैं, एक एड्रेनलिन और दूसरा नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों हार्मोन निकलते हैं। कॉर्टेक्स से टोटल 3 टाइप के हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं वो निकलते हैं, पहले नंबर पर हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेकेंड नंबर पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और थर्ड नंबर पे हमारे पास गोनाडोकॉर्टिकॉइड, गोनाडोकॉर्टिकॉइड। मतलब ये कॉर्टिकॉइड हार्मोन जो रिलीज करने का काम है वो किसका है, कॉर्टेक्स का। तो आपको पता लग गया होगा कि एड्रिनल मेडुला जो है वो ही सिक्रीट करता है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इन विच ट्रेट सेलेक्टेड फॉर प्लांट ऑफ इमेस्कुलेटेड फ्लावर, टॉल पी प्लांट हैविंग इनफ्लैटेड पॉड एंड येलो कलर सीड। यानी कि टॉल हमारे पास प्लांट है, इसके बाद इनफ्लैटेड, मान लो इनफ्लैटेड हमारे पास पॉड है और येलो कलर है, ये तीनों जो है डोमिनेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन वुड बी सेलेक्टेड फॉर द अदर प्लांट टू ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स ऑन द इमेस्कुलेटेड फ्लावर टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डॉफ प्लांट यानी कि स्मॉल टी, स्मॉल एफ और स्मॉल वाई, तो यानी कि ये डॉफ हो गया, DWARF, डॉफ हो गया। यहाँ पर इनफ्लेटेड की जगह कंस्ट्रिक्टेड पॉड और ग्रीन सीड, ये तीनों हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। ये रिसेसिव है, ये रिसेसिव करेक्टर है, और ये जो थे वो डोमिनेंट थे। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा डॉफ प्लांट हैविंग कंस्ट्रिक्टेड पॉड एंड ग्रीन कलर सीड। टॉल प्लांट ये होगा नहीं। डॉफ प्लांट हैविंग व्रिंकल्ड सीड, व्रिंकल्ड राउंड और व्रिंकल्ड की बात ही नहीं की गई, तो ये भी नहीं होगा। डॉफ प्लांट हैविंग इनफ्लैटेड पॉड, तो इनफ्लैटेड पॉड तो ऊपर भी था नीचे भी था, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट है। यानी कि डोमिनेंट अगर हमने इमेस्कुलेशन किया है तो हम रिसेसिव के साथ इसका क्रॉस कराएंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, दिख रहा है बड़ा लेकिन आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रोसोफिला व्हाइट आई कलर इज एक्स लिंक्ड म्यूटेंट ट्रेट वेयर एज रेड आई कलर इज डोमिनेंट वाइल्ड ट्रेट। ठीक है, वाइल्ड ट्रेट है ये। इसके बाद इन अ क्रॉस और ड्रोसोफिला व्हाइट आई फीमेल वर क्रॉस्ड विद द रेड आई मेल, व्हाट काइंड ऑफ रेशियो वुड बी एक्सपेक्टेड अमंग ऑफ स्प्रिंग। तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं मेल, देखो मेल जो है वो मेल कैसा होता है, उसके पास एक्स है और एक वाई है, ठीक है, ये वाई। एक सेकंड, थोड़ा छोटा बना देते हैं, बहुत बड़ा हो रहा है ये एक्स क्रोमोसोम और ये वाई क्रोमोसोम, तो ये मेल हो गया। और फीमेल के पास 2 एक्स है। अब दोनों फीमेल जो है वो कैसी ली गई है, वाइट आई कलर, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि फीमेल जो है वाइट आई कलर है और जो रेड आई है वो मेल है। तो अगर हम यहाँ पर ले लें मेल को रेड आई, यानी कि हम यहाँ पर रेड आई का हम मान लेते हैं कि आई कलर के लिए कैपिटल ई या E+ ले लेते हैं, और जो फीमेल है जिसमें वाइट आई है उसे हम ले लेते हैं यहाँ पर स्मॉल ई। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ रेशियो एक्सपेक्टेड ऑफ स्प्रिंग। अब इसका क्रॉस करा देते हैं, तो क्रॉस कराने पर हमें क्या मिलेगा, ये डोमिनेंट है। देखिए ध्यान समझिएगा, जो रेड आई है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। ये कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि ये वाला एक्स इन दोनों के साथ
क्रॉस करेगा, क्योंकि ये दोनों एक्स जो हैं इसके साथ वाई के साथ क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर जो मेल बनेंगे, जितने भी मेल बनेंगे उनका क्रॉस इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, यानी कि ई स्मॉल ई वाला एक्स हो जाएगा, एक्स पे ई आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो दूसरा क्या आएगा, वाई क्रोमोसोम। इसको आप समझ जाइए, वाई मैंने ये क्रोमोसोम नहीं बनाया है, यहाँ पर वाई लिख दिया है, तो ये मेल हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेल भी सेम ही रहेगा, दोनों मेल इसी तरीके का आएंगे। और फीमेल कैसी हो जाएगी, फीमेल की बात करें अगर हम, तो फीमेल के पास एक एक्स पे आएगा कैपिटल ई प्लस, है ना, और दूसरे पे आएगा, दूसरा एक्स जो है उसमें स्मॉल ई आएगा, या स्मॉल ई नहीं भी बनाओगे चलेगा, ई बना दो, क्योंकि ई प्लस वाइल्ड टाइप होता है यानी कि डोमिनेंट, और ई जो है वो नॉर्मल रिसेसिव। तो अब जितनी भी फीमेल आएंगी F1 जनरेशन में सभी फीमेल जो है वो कैसी हो जाएंगी, रेड आई हो जाएंगी फीमेल, और मेल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वाइट आई। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास देखेंगे, ऑल वुड बी रेड आई, गलत। देयर विल बी वन रेशियो ऑफ रेड आई एंड वाइट आई ड्रोसोफिला, ये भी गलत। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि ऑल मेल ऑफ स्प्रिंग वुड बी वाइट आई एंड ऑल फीमेल वुड बी रेड आई। ये करेक्ट हमारा यही आंसर हो जाएगा, जितने भी फीमेल हैं वो सब क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगी रेड आइड, और जितने भी मेल हैं वो सब हो जाएंगे वाइट आइड। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गिवन क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, असर्शन और रीजन, उसमें से हमें सेलेक्ट पेयर या सेलेक्ट कोड बताना है। मेसेल्सन स्टाइल एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसमें आप डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए का जो एक्सपेरिमेंट किया था सेमी कंजर्वेटिव मेथड, तो मेसेल्सन एंड स्टाइल ने किया था। कंप्लीटली रेडियो एक्टिव लेवल डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया गेव बैंड इन हायर डेंसिटी रीजन इन कंपेरिजन टू अनलेबल्ड डीएनए। तो पहली चीज़ ये है कि मेसेल्सन एंड स्टाइल ने एक्सपेरिमेंट किया था कंप्लीटली रेडियो एक्टिव लेवल्ड डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से जो डीएनए है वो उन्होंने आइसोलेट किया था। ओके, इसके बाद बैक्टीरिया गेव बैंड इन हायर डेंसिटी, यानी कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जब, यानी कि 3 टाइप का हमारे पास डीएनए आया था सेमी कंजर्वेटिव मेथड में। तो एक हमारे पास क्या था, हैवी बैंड, जो सबसे तली पे, यानी कि अगर हम सेंट्रीफ्यूज में डालेंगे तो ये हैवी बैंड होता था। एक इंटरमीडिएट था, इंटरमीडिएट को मान लो ग्रीन से मान लेते हैं, ये इंटरमीडिएट था, और जो लाइट था वो ब्लू कलर का मान लेते हैं, या येलो का मान लेते हैं, ये लाइट। ओके, तो लिखा है कि रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन N15, रीजन क्या था, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन N15 कंटेन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इट इज हैवियर देन नॉर्मल नाइट्रोजन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, पहली चीज़ तो ये कि जो भी हैवियर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो ये हमारा इनकरेक्ट होता है, क्योंकि हैवी आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो यहाँ पर लिया है नाइट्रोजन का, तो उसमें जो कंटेंट था ई कोलाई बैक्टीरिया को उन्होंने यूज़ किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया, और मीडियम जो लिया था वो 2 टाइप के मीडियम लिए थे, उसमें से एक था NH4Cl N15 मीडियम, और एक नॉर्मल वाला NH4Cl N14 मीडियम। तो ये नॉर्मल और ये रेडियो एक्टिव हैवी आइसोटोप और लाइट। तो डीएनए, अभी बैक्टीरिया जो इसमें क्या करेगा, बैक्टीरिया दोनों मीडियम में डालेंगे, तो 14 वाला तो लाइट है, तो अगर आप देखेंगे लाइट मतलब बैक्टीरिया जो है वो लाइट वाला कंज्यूम करेगा, जो भी खाएंगे वही उसी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा। तो नॉर्मल डीएनए जो होता है उसमें जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन बेसिस, तो नॉर्मल बैक्टीरिया जो होगा उसमें डीएनए जो होगा, उसमें डीएनए में क्या होगा, N14। ठीक है, और जो हैवी आइसोटोप यूज़ करेगा उस बैक्टीरिया का डीएनए जो होगा वो उसमें होगा N15। लेकिन जो इंटरमीडिएट होगा उसमें होगा एक, उसकी स्ट्रैंड जो होगी, जो एक स्ट्रैंड होगी वो N14 वाली होगी, और डीएनए की जो दूसरी स्ट्रैंड होगी वो N15 वाली होगी, ये इंटरमीडिएट कंडीशन होगी। क्लियर? तो ये जो मेसेल्सन स्टाइल का एक्सपेरिमेंट था उसमें हैवियर इलेक्ट्रॉन नहीं एक्स्ट्रा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ये गलत लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, आपका 3 नंबर 3, यानी कि ए जो है वो ट्रू है और आर जो रीजन इस क्या है वो फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो जेनेटिक कोड के लिए तो सही नहीं है। तो सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड ऑन mRNA इज ओवरलैपिंग, तो आपको लगता है ये करेक्ट है, यही इनकरेक्ट हो गया। पहले तो लिखा है जेनेटिक कोड जो होते हैं नॉट ओवरलैप्ड,
ओवरलैप नहीं होते, ओवरलैप नहीं होते। वन स्पेसिफिक जेनेटिक कोड नेवर कोड फॉर मोर देन वन अमीनो एसिड, बिल्कुल सही बात है। कोई भी अमीनो एसिड जो, कोई भी जेनेटिक कोड होगा, कोई भी कोड हो, वो केवल एक कोड अगर है तो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये फैक्ट है। क्लियर? देयर आर मैनी अमीनो एसिड विच आर कोडेड बाई मोर देन वन कोडॉन, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो हो सकता है कि एक अमीनो एसिड, जैसे हम यहाँ पर बात करें, एक अमीनो एसिड कोई भी है तो उसे हो सकता है कि कोड ए भी कोड कर रहा है, कोड बी भी कोड कर रहा है और कोड सी भी कोड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ABC 3 कोड मिलकर के सेम एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ये हो सकता है। देयर आर फ्यू कोडॉन्स विच डू नॉट कोड फॉर एनी, इनको हम नॉनसेंस या नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉनसेंस कोडॉन। जो किसी को कोड नहीं करते उन्हें नॉनसेंस कोडॉन कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर जो हमारे पर नॉट ट्रू है वो फर्स्ट करेक्ट आंसर होता है, यही वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट्स का मतलब AB ब्लड ग्रुप इज नॉट पॉसिबल एमंग ऑफस्प्रिंग। तो कुछ बोल रहे हैं कि कौन से पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ऐसा होगा जो बच्चों में AB ब्लड ग्रुप ना आए। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप मम्मी पापा का है जिससे बच्चे में AB पॉसिबल नहीं है, ये कहना चाह रहा है ये। चलिए देखते हैं पहला कंडीशन ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है। ए बोल रहा है फादर विथ B एंड मदर AB ब्लड ग्रुप। तो फादर का अगर B है तो इसके जीनोटाइप बना लो। जीनोटाइप क्या बनेगा? IB और IB बन सकता है, या फिर IB और IO बन सकता है। और दूसरा है मदर का जो है वो AB है, तो मदर का अगर AB है तो इसके लिए हम बना लेंगे IA और IB। अब हम क्रॉस करा देंगे तो इसमें AB ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे A आ गया, तो अगर यहाँ पर A आ गया तो बच्चों में AB पॉसिबल है, AB आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो A कंडीशन वाला तो AB आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फादर का O ब्लड ग्रुप, मदर का AB। अब फादर का बी कंडीशन देखते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड थोड़ा पीछे, यहाँ पर बी कंडीशन देखते हैं। फादर का अगर O ब्लड ग्रुप तो इसके लिए IO और IO बनेगा, और मदर का क्या है? AB। तो AB ब्लड ग्रुप अगर मदर का है तो बेटा यहाँ पर बनेगा IA और IB। तो इसमें जब हम क्रॉस कराएंगे तो केवल या तो ब्लड ग्रुप A आएगा या फिर आएगा B आएगा, तो ये जो है वो इनकरेक्ट है। ऐसी बी वाले ऑप्शन में कभी भी AB ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद सी ऑप्शन में देखेंगे, फादर का A ब्लड ग्रुप है, मदर का B है, तो इसमें भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो क्या है? ओनली B ऑफ द अबव, ये करेक्ट हो जाएगा। केवल B ऐसा ऑप्शन है, B ऐसा कंडीशन है जिसमें AB ब्लड ग्रुप जो चिल्ड्रन है, ऑफस्प्रिंग है, उसमें पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन के लिए करेक्ट प्रोसेस बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है ट्रांसलेशन के लिए। ओके, तो ट्रांसलेशन में इनकरेक्ट क्या है यहाँ पर? पहला बोल रहे हैं कि tRNA चार्ज विथ अमीनो एसिड एंड फर्स्ट अटैच्ड विद द mRNA। तो कभी भी tRNA चार्ज विथ अमीनो एसिड आर फर्स्ट अटैच विथ mRNA, तो ये गलत है। tRNA जो है वो अमीनो एसिड के साथ चार्ज तो होता है, यानी कि जब tRNA, अगर हम देखें पूरे प्रोसेस को, तो यहाँ पर सबसे पहले ये mRNA हो गया, और यहाँ पर राइबोसोम को बना लेते हैं स्मॉल सब यूनिट, और ये रहा लार्ज सब यूनिट। तो जो भी tRNA हमारे पास आता है उसमें एंटीकोडॉन साइट ये इस तरीके से ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर उसमें अमीनो एसिड अटैच होता है, तो अमीनो एसिड 1 मान लो, तो ये है tRNA। तो tRNA जो है वो एंटीकोडॉन साइट इसके साथ अटैच होगी, ये है mRNA। और ये राइबोसोम है। इस तरीके से स्टार्ट होता है हमारा ट्रांसलेशन, बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो अब क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये mRNA अटैच होता है स्मॉल सब यूनिट के पास। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि जो tRNA है वो अमीनो एसिड, चार्ज अमीनो एसिड का अटैच होता है आके लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये दो राइबोसोम में 2 यूनिट है, एक स्मॉल है और एक लार्ज है। तो लार्ज सब यूनिट पे कौन अटैच होता है? लार्ज पे अटैच होता है tRNA, और स्मॉल सब यूनिट पे कौन अटैच होता है? वो mRNA। तो ये हमारा इनकरेक्ट दिया हुआ है। फिर दिया है नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज 5 to 3 डायरेक्शन। बिल्कुल mRNA का 5 ये होता है और 3 ये होता है, तो ये इसी तरीके से इधर डायरेक्शन में चलता है, तो ये करेक्ट हमारा है। इनकरेक्ट पूछा है, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन इन्वॉल्व इंट्रैक्शन ऑफ mRNA एंड स्मॉलर एज वेल एज लार्जर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम साइमल्टेनियसली।
तो इनिशिएशन जो है वो ट्रांसलेशन का इनिशिएशन जो है वो इन्वॉल्व करता है इंट्रैक्शन ऑफ mRNA एंड स्मॉलर एज वेल एज लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम साइमल्टेनियसली। तो स्मॉलर सब यूनिट के साथ mRNA अटैच होता है, इससे हमारा इनिशिएशन स्टार्ट होता है। क्लियर? लेकिन लार्ज सब यूनिट पे टीआरएनए अटैच होता है, एमआरएनए अटैच नहीं होता है। तो एमआरएनए इससे अटैच नहीं होता, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो ये ए और सी दोनों इनकरेक्ट है, जो आपका बी है वो करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड, ए एंड सी ऑफ द अबव करेक्ट। ठीक है, तो सी आपको लग रहा होगा थोड़ा कि सही है, लेकिन यहाँ पर स्मॉलर एज वेल लार्जर सब यूनिट जो है वो एमआरएनए के साथ इंटरेक्ट नहीं होता है, केवल स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होता है आके एमआरएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस मेल हेट्रोगैमेटी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। मेल हेट्रोगैमेटी मतलब कि मेल जो है वो क्या हो, वो या तो एक्स वाई मेल हेट्रोगैमेटी या मेल नहीं, फीमेल हेट्रोगैमेटी है, एक सेकेंड, फीमेल हेट्रोगैमेटी। फीमेल हेट्रोगैमेटी की बात करें यानी कि फीमेल जो हो वो एक्स वाई हो या फिर जेड डब्ल्यू हो, इस तरीके से फीमेल हो, या एक्स ओ हो, इस तरीके से फीमेल होनी चाहिए। तो कौन सा इसमें ऐसा है जो फीमेल हेट्रोगैमेटी शो कर रहा है कि बर्ड में जो क्या पाया जाता है, जेड जेड और जेड डब्ल्यू। तो जेड 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 डब्ल्यू, तो जेड डब्ल्यू जो होता है वो होता है फीमेल। ठीक है, और जो आप देखेंगे दूसरा ग्रॉस ओपर में नहीं होता है, इसमें मेल हेट्रोगैमेटी होता है। ड्रोसोफिला तो सेम एक्स वाई और एक्स एक्स होता है, तो इसमें भी मेल हेट्रोगैमेटी होता है। मॉथ जो होता है उसमें फीमेल हेट्रोगैमेटी होता है, एक्स 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 ओ। तो मॉथ में भी फीमेल हेट्रोगैमेटी होता है, एक्स एक्स और एक्स ओ, ये भी फीमेल हेट्रोगैमेटी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, ए और डी, यानी कि ए और डी जो है वहाँ पर हेट्रोगैमेटी, फीमेल हेट्रोगैमेटी होता है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड है, आसानी से इसको कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्या होता है? फाइलोजेनेटिक का सिंपल सा बात है कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इवोल्यूशन की बात की जाए या फिर उनके सिमिलरिटीज, जो फाइलोजेनेटिक रिलेशन है उसे उसकी बात की जाए, फाइलोजेनेटिक रिलेशन की बात की जाए, ठीक है, या फिर उनके एंसेस्टर की बात की जाए। ठीक है, तो इन सब में हम फाइलोजेनेटिक यूज़ करते हैं। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इनके पूर्वज कैसे थे और उसके बाद आगे आने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें क्या चेंजेस हुए। तो कौन सा इनकरेक्ट है? देखो क्या बोल रहा है, दिस इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ देयर इवोल्यूशन। बिल्कुल सही है, इवोल्यूशन की बात कर रहा है तो इसका मतलब फाइलोजेनेटिक है। दिस इज बेस्ड ऑन मेयर मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज एंड एमंग डिफरेंस। गलत हो गया, मार्फोलॉजी तो इसमें आएगी नहीं क्योंकि मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर कभी भी फाइलोजेनेटिक में नहीं आते हैं। ये सारे कैरेक्टर जो है वो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में रखे गए, तो मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज वाला इसमें नहीं आएगा। सी नंबर क्या कर रहा है, स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ फॉसिल्स इस्ट फीचर एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी करेक्ट है, यानी कि अगर हम फॉसिल्स को पढ़ रहे हैं तो एंसेस्टर को मिला रहे हैं, यानी कि पूर्वज कैसे थे, उनके बोन्स कैसी थी, उनका माउथ कैसा था, उनका हेड कैसा था, है ना, उनके हैंड कैसे थे और उनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा था। हर चीज़ हम मैच करते हैं प्रेजेंट से पास्ट वाले एनिमल्स का, तो इसमें भी एवोल्यूशन हम देख रहे हैं। तो इसमें हमारा इनकरेक्ट आ जाएगा ओनली बी ऑफ द अबव। बी केवल ऐसा है जो फाइलोजेनेटिक को मैच नहीं कर रहा है, बाकी दोनों ऑप्शन आपके ए और सी मैच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू बी करेक्ट। मतलब इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन कौन सा करेक्टर, कौन सा स्टेटमेंट उसको उसमें कंसीडर नहीं किया जा सकता। इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन, ये कि नेचुरल सिलेक्शन जो है फ्रेंड्स, नेचुरल सिलेक्शन जो है आप सबको पता है, नेचुरल सिलेक्शन अगर हम बात करें इसकी तो ये नेचर इसको सिलेक्ट करता है, यानी कि नेचर कई सारे कैरेक्टर एनिमल्स के अंदर चेंज कराता है, और नेचुरल सिलेक्शन से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। बहुत बड़ा रीजन है नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें से कौन सा नहीं, इवोल्यूशन ब्रिंग चेंजेस एट पॉपुलेशन लेवल। तो इवोल्यूशन पॉपुलेशन लेवल पे कैरेक्टर चेंजेस होते हैं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, इवोल्यूशन से पॉपुलेशन लेवल पे कैरेक्टर चेंज हो सकते हैं। दूसरा है वेरिएशन एंड एडाप्टेशन अकर्स इन ऑर्गेनिज्म एज पर नीड।
तो देखो वेरिएशन तो ठीक है, वेरिएशन आपका इवोल्यूशन में आता है, लेकिन एडाप्टेशन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट नहीं है। एडाप्टेशन जो है वो खुद से एनिमल करता है। वेरिएशन एंड एडाप्टेशन अकर्स इन ऑर्गेनिज्म एज पर नीड। अगर हम बात करें तो वेरिएशन जेनेटिक जीन में होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, लेकिन अगर हम एडाप्टेशन की बात करें तो एज पर नीड होता है। तो ये हमारा इवोल्यूशन या नेचुरल सिलेक्शन की बात को नहीं कहता है, ये ऑप्शन गलत है। फिर द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सॉर्ट वेरिएशन प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, बिल्कुल सही बात है। नेचुरल सिलेक्शन जो है उन्हीं कैरेक्टर को आगे कंटिन्यू करता है प्रेजेंट पॉपुलेशन में, जो उन्हीं वेरिएशन को जो नेचर में सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, जो नेचर में अडॉप्ट, मतलब उस नेचर में वो सर्वाइव कर सकता है एनिमल, उन्हीं कैरेक्टर को उन्हीं वेरिएशन को आगे ले जाता है। म्यूटेशन इज अ सोर्स ऑफ न्यू वेरिएशन, बिल्कुल सही बात है। म्यूटेशन दो टाइप के होते हैं, एक सडन म्यूटेशन होते हैं और एक होते हैं कंटिन्यूस म्यूटेशन। जो कंटिन्यूस म्यूटेशन होते हैं वो इवोल्यूशन कराते हैं, सडन म्यूटेशन ज़्यादातर हार्मफुल होते हैं। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एडॉप्टेशन जो दिया है यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग वर्ड है, दैट्स इट। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट अ फिश, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो फिश नहीं है। तो हिप्पोकैम्पस फिश है, लैटिमेरिया फिश है, एंगोला फिश है, इक्थियोफिश जो है वो फिश नहीं है क्योंकि ये एम्फीबिया है, एम्फीबिया है। और इक्थियोफिश एक लिम्बलेस एम्फीबिया है, लिम्बलेस एम्फीबिया। क्लियर? तो इस तरीके से ये फिश नहीं है, करेक्ट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आर और ए देख लेते हैं। असर्शन क्या कह रहा है? मरकरी एंड डीडीटी अंडरगो बायोमैग्निफिकेशन इन फूड चेन, बिल्कुल सही बात है। मरकरी और डीडीटी जो होता है वो उससे क्या होता है कि वो फूड चेन में बायोमैग्निफिकेशन, यानी कि जैसे जैसे हम फूड चेन में ट्रॉफिक 1, ट्रॉफिक 2, ट्रॉफिक 3 लेवल पे जाते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर T1, T2, T3, T4 तक जाते हैं, तो अगर यहाँ पर एक्यूमुलेशन 0.1 ppm है तो यहाँ पर हो सकता है कि वो 10 ppm हो जाए, या मान लेते 0.8 हो जाए, ठीक है। इसके बाद वो और जैसे T3 पे जाएगा तो 2.8 हो जाए, और यहाँ पे हो सकता है कि 5.0 हो जाए। तो इस तरीके से वो यहाँ पर क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी कि जो पॉल्यूशन होता है इस तरीके का डीडीटी और मरकरी का, जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, ये कंटिन्यू एनिमल्स के अंदर जो भी इनको कंज्यूम करता है वो हायर ट्रॉफिक लेवल पे इनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। इसी कंडीशन को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। अब डीडीटी बायोमैग्निफिकेशन है रिजल्टेड इन प्रीमेच्योर ब्रेकिंग ऑफ एग सेल्स ऑफ बर्ड। प्रीमेच्योर बर्ड के एग सेल को प्रीमेच्योर डिग्रेड करते हैं, ठीक है। एंड मरकरी बायोमैग्निफिकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनिमाता डिजीज इन जापान। तो यहाँ पर लिखा है कि करेक्ट दोनों बातें, यानी डीडीटी और मरकरी जो है वो अंडरगो होती है बायोमैग्निफिकेशन यानी कि फूड चेन में, और डीडीटी जो होता है वो एग सेल, जो बर्ड्स जो अंडे देती हैं उनका जो सेल होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो पतला हो जाता है, जिसकी वजह से एग आसानी से क्या होता है, रैप्चर हो जाता है। एग अगर रैप्चर हो जाएगा तो जो यंग वंस है वो आसानी से बाहर आ जाएगा, और अगर यंग वंस बाहर आ गया तो आपको पता ही है कि वो प्री मेच्योर एग की हैचिंग हो जाएगी। इसी वजह से वो एग को डिग्रेड करता है, एग सेल को डिग्रेड करता है। मरकरी जो है वो मिनिमाता डिजीज कॉज करता है। तो दोनों बातें सही लिखी हैं, और इसका जो, लेकिन बात ये कि ये नहीं लिखा है कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। असर्शन बायोमैग्निफिकेशन के बारे में बात कर रहा है, और रीजन बता रहा है उनके सिम्टम्स। तो ये यहाँ पर हमें बताना है, देखो जब भी असर्शन रीजन और सॉल्व करें उस समय हमारे दिमाग में होना चाहिए वाई, व्हेन और व्हाट। तो असर्शन जब पढ़ रहे हैं तो उसके बाद वाई, व्हेन, व्हाट लगाए। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? मरकरी डीडीटी का बायोमैग्निफिकेशन होता है, लेकिन ये है क्या दोनों चीज़ें, ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये बायोमैग्निफिकेशन क्या है, यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि बायोमैग्निफिकेशन क्या है। तो बायोमैग्निफिकेशन के बारे में यहाँ पर कहीं नहीं दिया है। तो ये दोनों बातें सही लिखी हैं, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बायोमैग्निफिकेशन ये है जो मैंने यहाँ पर बताया कि ट्रॉफिक लेवल में उस पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन कंटिन्यू क्या होता था, इंक्रीज होता जाता है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्लियर? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने यहाँ पर 33 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए, और काफ़ी उनमें डिटेल में, जिनमें ज़रूरत लगा उनमें डिटेल में भी हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और डिटेल में आपको बताया है। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर लेके आएंगे, नेक्स्ट जो सेकेंड इसी का पार्ट होगा, उसमें हम 34 क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। उसके बाद लास्ट लेक्चर में फिर से हम 33 इंक्लूड करेंगे और हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे ही देखते रहिए आप, और हमारे साथ आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए, और ये पेपर आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। कोई भी पीजीटी एग्ज़ाम हो आसानी से क्रैक कर लेंगे। इवन मैंने तो इस एग्ज़ाम में मैंने इंटरव्यू फेस किया है,
तो मैं आपको जो भी जितना भी गाइड करना होगा मैं करता रहूँगा। और थैंक यू।